हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक चीज की रिवीजन प्रिपरेशन आपको 100% फ्री कराता है। देखिए, आज भी हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ही आ गए। आज हम जो लाए हैं वो है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, यानी कि जो आपसे सीबीएसई में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम वो आपके सामने लेकर आए ताकि आपको हेल्प मिले अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक है हमारी अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का अध्याय है संख्या 2, सुमरिनी के मन के। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यहाँ पर 3 जो है कथाएं प्रस्तुत करी गई थी, 3 निबंध प्रस्तुत किए गए थे, उनको हमने पढ़ा था। अब इस पाठ से पिछले 10 सालों में, यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ध्यान से इनको देखेंगे और इन्हीं की हेल्प से हम अपने चैप्टर को तैयार भी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है वो है सप्रसंग व्याख्या, यानी कि निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। हमारे सामने गद्यांश है, इसको हमें पढ़ना है और फिर इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने गद्यांश रखा गया है ये हमसे पूछा गया है सन 2015 में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोल कर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, यह तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। तो ये जो हमारे सामने गद्यांश रखा गया, जो हमें बताया 3 निबंध है ना इसमें, तो घड़ी के पुर्जे से ये लिया गया है। तो चलिए देखते हैं भाई इसका संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या क्या रहेगी। संदर्भ क्या है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के संकलित सुमरिनी के मन के पाठ में शामिल लघु निबंध घड़ी के पुर्जे से उद्धत है। यह रचना प्रसिद्ध निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। प्रसंग क्या रहेगा, मतलब इसमें जो भी हमें बताया गया है उसको हमें शॉर्ट में बता देना। प्रसंग क्या है। लेखक ने इस गद्यांश में धर्म की तुलना घड़ी से तथा घड़ी के पुर्जों की तुलना धर्म के गूढ़ रहस्यों से की है। व्याख्या देखिए क्या है। धर्माचार्य ये उपदेश देते हैं कि धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, यानी कि अगर हम धर्म को जानना जाएंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है, शायद हम उसको समझ ना पाए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्म के रहस्यों को जानने की इच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए, अपितु उपदेशक जो बताते हैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सत्य है, सतयुग से ही चला आ रहा है। इसके समर्थन में वह घड़ी का उदाहरण देते हैं कि मतलब वो नहीं चाहते कि धर्म के रहस्यों को सभी लोग जाने, और इसके लिए वो उदाहरण किसका दे रहे हैं, घड़ी का उदाहरण दे रहे हैं। घड़ी का काम समय बतलाना है। आपको समय जानना हो तो जिसे घड़ी देखनी आती हो उससे मालूम कर लो। तो सिंपल क्या है, अगर मान लीजिए हम टाइम जानना चाहते हैं और हमें घड़ी नहीं आती, अर्थात हम क्या बताता है हम नहीं हमें नहीं पता है और हम जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, तो जैसे हम दूसरे से घड़ी से टाइम पूछ लेंगे, उसी तरह हमें भी जो उपदेशक हैं, जो जानकार हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए कि धर्म हमें क्या बतलाता है। अर्थात जो उपदेशक हमें बता रहे हैं उन्हें चुपचाप सुन लेना चाहिए। आपका काम चल जाएगा। यदि इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो घड़ी देखना सीख लो, यानी कि धर्म को समझना सीख लो। काम चलता ही रहेगा, किंतु ऐसी इच्छा मत करो कि घड़ी को खोलकर देखें, उसके प्रत्येक पुर्जे के बारे में जानकारी लें, उस घड़ी को फिर उसी प्रकार बांध दें, उसे साफ करके फिर बांध लें या दीवार पर लगा दें, क्योंकि यह काम तुमसे नहीं होगा। यह काम कोई अधिकारी व्यक्ति या घड़ी साज ही कर सकता है। अब मान लीजिए हम घड़ी देखना सीख लेंगे, मगर हम घड़ी खोल के उसके पुर्जों के बारे में जाने तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर धर्माचार्यों ने यही उदाहरण दिया है कि तुम धर्म के अंदर नहीं घुसो,
तुमको अगर है तो तुम किसी उपदेशक से जान लो या ज्यादा से ज्यादा उस धर्म को समझने की जानकारी ले लो, मगर एकदम डीपली उसके अंदर मत जाओ। तुम घड़ी साज तो हो, यह बात धर्म के विषय में है। धर्म के तत्व को, उसके रहस्य को तो वही जान सकता है जो वेदों व शास्त्रों का धर्मज्ञ हो, धर्म क्षेत्र का आचार्य हो, वे ही धर्म की घड़ी ई के घड़ी साज हैं। इस उदाहरण को सुनकर जनता उनकी तर्क संगति पर ताली पीटने लगती है, किंतु लेखक कहता है कि क्या इस समानता से व्यक्ति की जानने की स्वाभाविक इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो वहां पर जहां पर इन धर्माचार्य ने ये वक्तव्य प्रस्तुत किया तो वहां सभी लोग इस बात से, तर्क से बड़े खुश हुए और ताली बजाने लगे, लेकिन लेखक इस बात से सहमत नहीं थे। तो क्या अगर आप ये तर्क दोगे तो क्या इंसान की जानने की जो इच्छा है, भाई इंसान तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, चाहे जो भी इंसान हो, तो क्या उसके जानने की इच्छा को आप समाप्त कर दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे पाठ आधारित लघुत्तरीय प्रश्न पर, यानी कि संपूर्ण पाठ से जो अब प्रश्न हमसे पूछे गए हैं इन 10 सालों में उस पे। तो पहला प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना सिर्फ धर्माचार्यों का काम नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर उस रहस्य को जानने का हकदार है, अपनी राय दे सकता है, टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2017 में, यानी कि सिर्फ धर्माचार्यों का एकाधिकार नहीं है धर्म पर। अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो क्या वो नहीं जान सकता? इस पर हमें एक टिप्पणी करनी है। तो देखिए क्या है, एकाधिकार नकारात्मक प्रवृत्तियों का घोतक है, यानी कि किसी चीज पर अगर मोनोपोली किसी की हो जाए तो वहां पर निगेटिविटी सबसे पहले जो है वो जन्म लेती है। यह किसी भी क्षेत्र में उचित नहीं है। धर्म पर मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार से तात्पर्य धर्माचार्यों की मनमानी प्रवृत्तियों का विस्तार है। धर्म मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में नवीन चेतना को जगाने का माध्यम है। यह आम आदमी तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में व्यवस्थित तथा विकसित करता है। लेखक का मानना है कि धर्म पर कुछ लोगों ने अपना एकाधिकार बना लिया है। धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान कर वे अपना मतलब साधते हैं। ऐसे लोग सामान्य मनुष्य को धर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित होने देना नहीं चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने एकाधिकार बना रहा, जैसे जो बहुत बड़े धर्माचार्य वगैरह हैं, उन्होंने अपना एकाधिकार, और वो नहीं चाहते कि आम व्यक्ति जो है इन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जाने। ऐसे ही स्वार्थी तत्वों की वजह से धर्म के नाम पर संघर्ष हुए तथा मानवता पराजित हुई। तो अब इन्हीं के कारण क्या होता है, लोगों में संघर्ष, क्योंकि वो लोग जो जानते हैं उसको अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं और मानवता में बहुत हद तक क्या हो जाता है, वो मतलब संघर्ष होने लगता है। धर्म सभी सतर्कता तथा व्यापकता को प्राप्त कर सकता है जब वह संकुचित स्वार्थ वाले मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार से मुक्ति प्राप्त कर सच्चे अर्थ में अपनी प्रवृत्तियों का विस्तार करे। तो अब वो तभी सही है कि जब वो सभी को इसका अधिकार दे, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही अधिकार के अंदर उस धर्म को रखे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। घड़ी की पूर्जे शीर्षक मनके का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट करते हुए लिखिए कि लेखक ने इसके माध्यम से क्या बताना चाहा है। तो जो शीर्षक है इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं, मनके के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है। ये प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, घड़ी की पुर्जे शीर्षक मनके में लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेली ने धर्म का रहस्य जानने के लिए धर्म उद्देशकों के द्वारा लगाए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार धर्म का रहस्य बहुत गंभीर अर्थ है। किसके अनुसार? धर्माचार्यों के आधार पर। उनकी बारीकियों को प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। लेखक धर्म के गूढ़ रहस्यों की तुलना घड़ी से करता है। वह घड़ी का उदाहरण देते हुए कहता है कि समय जानने के लिए घड़ी देखने वाले व्यक्ति इससे पूछ लो या ज्यादा से ज्यादा घड़ी देखना सीख लो, लेकिन उसे खोलकर उसके कल पुर्जे देखने का काम सही करने वाले का है। अब यहाँ पर क्या है ना, वो चीजें क्या होगा, हम उसको खोलकर सही नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति धर्म की भी है, इसीलिए धर्म के रहस्य जानने का काम वेदों के जानने वाले धर्माचार्यों पर ही छोड़ देना चाहिए। लेखक मानता है कि जैसे घड़ी ठीक करने के लिए उसके कल पुर्जों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार सिद्ध लोग ही धर्म के रहस्यों की जानकारी तथा विवेचना का अधिकार रखते हैं।
लेखक ने परदादा की घड़ी का उदाहरण देकर परंपरागत रूढ़ियों को धर्म में शामिल करने पर व्यंग किया है तथा ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया है एवं सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ रहस्यों से पृथक करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने बताया है कि जो ये रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, इस चीज का हमें खंडन करना चाहिए, और ये बात उन्होंने अपने दादाजी की घड़ी के माध्यम से व्यक्त भी किया है पाठ में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। यहां पर देखिए 3 अलग अलग प्रश्न 3 अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, मगर घुमा फिराकर एक ही बात पूछी जा रही है। क्या है देखिए, ढेले चुन लो शीर्षक मनके के आधार पर लिखिए कि वैदिक काल में वधु द्वारा मिट्टी के ढेले को चुनने की क्या प्रथा थी। आज के समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 और 14 में। फिर दूसरा प्रश्न है, ढेले चुन लो शीर्षक निबंध मनके में उल्लिखित विवाह प्रथाओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये हमसे 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ढेले चुन लो शीर्षक लघु निबंध में किस अंधविश्वास को उठाया गया है, तर्क देकर प्रतिपादित कीजिए कि ऐसे अंधविश्वासों से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिक सोच जरूरी है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है 2013 में। अब तक आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ चुका होगा कि ये जो मनके और मनके शब्द आ रहा है, इसका क्या, इससे पहले वाले प्रश्न में भी रहा। मनके का तात्पर्य यहाँ पर जो दिया जा रहा है, कोई भी एक हार होता है वो मोतियों से बनता है, उस एक सिंगल मोती को क्या बोलते हैं, मनका। तो यहाँ पर हमारे सामने जो सुमरिनी के मनके रखा गया है ना, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक मनका अर्थात एक मोती है, एक हार है जिसके अंदर 3 मोती पिरोए गए हैं। हमारे सामने 3 निबंध रखे गए हैं ना, तो हर एक निबंध क्या है, वो एक मनका है, एक मोती है, जिसके जरिए हमें कुछ सीख दी जा रही है। तो समझ गए ना, उस लघु निबंध को ही मनका कहा गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीनों ही प्रश्न देखिए एक ही चीज पूछी गई है, इसके उत्तर हम देखते हैं। ढेले चुन लो निबंध में लेखक बताता है कि वैदिक काल में, यानी कि बहुत समय पहले, विवाह का इच्छुक युवक कुछ मिट्टी के ढेले लेकर युवती के पास यानी कि उसके घर जाता था और उससे उनमें से एक ढेला चुनने को बोलता था। मिट्टी के ना इतने बड़े बड़े ढेले वो अलग अलग जगह से मिट्टी लेकर बनाता था और लेकर जाता था जो युवती जिससे वो विवाह करना चाहता है। वधु द्वारा उठाए गए ढेले के प्रति यह मान्यता थी कि वेदी की मिट्टी के ढेले से संतान वैदिक पंडित बनेगा। वेदी अर्थात जहां पर जो हवन वगैरह होता है ना, वहां की। गोबर की मिट्टी के ढेले से पशुओं का धनी बनेगा, खेत की मिट्टी के ढेले से जमींदार तथा शमशान की मिट्टी के ढेले से अशुभ विवाह की मान्यता थी। तो ये अलग अलग जगह की मिट्टी आती थी और उसमें से चुनना होता था। युवती को नहीं पता होता था कि कहाँ की मिट्टी है, सिर्फ ये लड़के को पता होता था। इस तरह से वैदिक काल में विवाह के लिए लॉटरी जैसी प्रथा प्रचलित थी। वर्तमान समय में व्याप्त अन्य अंधविश्वासों से दूर करने के लिए मनुष्य को यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं। आप देखिए, कुंडली मिलाई जाती है। अब भाई आपको मतलब आपके अपनी जो केमिस्ट्री है वो मैच करनी चाहिए, कुंडली मिलाने से क्या होगा आप मुझे बताइए। तो ऐसे बहुत से अंधविश्वास जो पहले चल रहे थे और आज भी चलते चले आ रहे हैं। कल्पना के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता, इसीलिए व्यक्ति को अपने भविष्य की चिंता करने के अतिरिक्त वर्तमान को सुधारना होगा। आडंबरों कल्पनाओं में लिप्त रहने से व्यक्ति अंधविश्वासों तथा रूढ़िवादी मान्यताओं में फंसता चला जाता है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति वर्तमान में जिए और सुखी जीवन व्यतीत करे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। बालक बच गया कहानी बाल मनोविज्ञान की कहानी है, सोदाहरण प्रतिपादित कीजिए। बाल मनोविज्ञान की कहानी किस तरीके से, भाई एक छोटे के बच्चे से कितने बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका बालक जो बचपन था वो जिंदा था। जब उसने लड्डू मांगा, इस बात से हमारे लेखक को पता चल गया था। तो ये बाल मनोविज्ञान की कहानी है, ये बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। तो देखिए क्या है, बालक बच गया कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। आरंभ से अंत तक बालक की विभिन्न मनःस्थितियों का वर्णन कहानी में हुआ है। 8 वर्ष के बालक द्वारा कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना लेखक को असहज लगता है, क्योंकि यह उत्तर उसे रटाए गए हैं।
भाई कोई बच्चा होता है ना सहज, अब 8 साल का बच्चे से आप 12th क्लास का अगर क्वेश्चन पूछोगे तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया होगा, उसे बहुत ही ज्यादा टाइटली सारी चीजें समझाई गई होंगी, तब उसने ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यानी कि उसको ऊपर बहुत प्रेशराइज किया गया होता है, और ये उसकी मनःस्थिति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो रही थी। अब 8 साल का बच्चा खेलेगा कूदेगा उस तरीके से पढ़ेगा, अब यहाँ पर क्या है, उसको बहुत प्रेशर करके पढ़ाया जा रहा है, तो उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है चीजों को समझने की, वो कहीं ना कहीं नष्ट की जा रही है। किंतु जब बच्चे से कहा गया कि वो अपनी इच्छा से कुछ मांग ले, तब इस विषय पर बालक सोचने लगा। बच्चे के चेहरे के रंग बदल गए, उसके मन की कृत्रिम यानी बनावटीपन और स्वाभाविक भावों में लड़ाई आरंभ हो गई। एक बच्चे का मन था, और जो अभी तक वो बता रहा था वो सब बनावटी था। तो उन दोनों में जो लड़ाई की, नहीं अगर बनावटीपन है तो तुम किताब मांग लो, अगर स्वाभाविक है तो लड्डू मांग लो, तो इस तरीके से उसके अंदर लड़ाई चलने लगी, जो उसकी आंखों से स्पष्ट झलक रही थी। और ये जो द्वंद्वता चल रही थी ना, वो उसकी आंखों से पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। अंत में उसने लड्डू मांगा। यहां बालक के स्वाभाविक भावों ने विजय प्राप्त की और कृत्रिम भाव दबकर रह गए। लड्डू की मांग ने स्पष्ट कर दिया कि बालक में बालपन की स्वाभाविकता श्रेष्ठ है। अतः यहां बाल मन का सटीक चित्रण हुआ है, अर्थात बाल मनोविज्ञान का सटीक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न हैं, दोनों लगभग एक ही चीज पूछ रहे हैं मगर घुमा फिराकर और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। बालक बच गया शीर्षक लघु निबंध में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ऐसी शिक्षा पद्धति से कैसे बचा सकता है। तो इसमें किस पे व्यंग किया गया है और इस तरह की शिक्षा पद्धति से हम कैसे बच सकते हैं, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। और दूसरा हम आते हैं, बालक बच गया शीर्षक मनके में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए, आपके विचार से परंपरागत शिक्षण पद्धति को कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। तो और ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। अब देखिए दोनों ही 14 में पूछे गए, तो एक ही क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आए होंगे भाई, कई सेट्स बनते हैं ना, तो अलग अलग सेट्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए क्या है, बालक बच गया शीर्षक मनके में लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली पर व्यंग करते हुए शिक्षकों की मानसिकता पर करारी चोट की है। निबंध में लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप से रखा है, मतलब उनके जीवन में कभी ये सब चीजें हुई होंगी, तो उन्होंने हमें समझाने के तौर पे इस तरीके से निबंध को प्रस्तुत किया है। 8 वर्ष के बालक को शिक्षा के नाम पर कठिन प्रश्नों का उत्तर रटवाया जाता है, जिसका शायद वह अर्थ भी नहीं जानता। इस कारण उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का हनन होता है। इसमें कृत्रिमता यानी बनावटीपन बढ़ती जाती, कृत्रिमतापन क्या है, वो बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि बच्चे के अंदर का जो एक होता है ना, कोई भी चीज बच्चा अगर कर रहा है तो उसे पूरा डीपली समझ में आना चाहिए कि ये है क्या चीज। अगर उसकी उम्र से बड़ी चीजें उसे सिखाई जाएंगी तो वो डीपली ज्ञान नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसको रट लेगा, उसे समझ में कुछ नहीं आया, उसने क्या किया, उसने सिर्फ वो चीज रटी है। इस वृत्तांत द्वारा लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें शिक्षा को बच्चों पर लादना नहीं चाहिए, बल्कि उसके मस्तिष्क में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने वाले गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे उसमें शिक्षा के प्रति रुचि स्वाभाविक एवं सहज रूप से विकसित हो सके। हमारे विचार से परंपरागत शिक्षा पद्धति को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। रटने के स्थान पर विषयों को समझाते हुए आत्मसात करवाने की पद्धति अपनाकर बच्चों की मौलिक क्षमता को अधिक महत्व देकर तथा कृत्रिमता के स्थान पर व्यावहारिकता पर जोर देकर बच्चों को पूर्ण रूप से मानसिक विकास किया जा सकता है। तो देखिए अब जो पद्धति चल रही है और आज से आप 20-25 साल की पहले की पद्धति देखेंगे तो बहुत बदलाव आया है। अब बच्चों में क्या चीजें हुई हैं, अब आपको समझाया जाता है, आंसर आप अपनी साइड लिखिए। तो ये काफी हद तक बदलाव आया है, जबकि पहले क्या होता था, जो आंसर लिखाए जाते थे उन्हीं को रट को आपको वैसी एज इट इज लिखना होता था। तो ये सारी चीजें अब थोड़ी सी बदलाव में आई हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2013 में। तो देखिए क्या है, लोगों में धर्म के रहस्यों व घड़ी के पुर्जों के प्रति अनभिज्ञता के कारण लेखक ने घड़ी को धर्म के दृष्टांत के रूप में लिया। देखिए धर्म के जो रहस्य हैं उनसे भी हम अनभिज्ञ हैं और घड़ी के पुर्जों से भी हम अनभिज्ञ हैं, मतलब हम नहीं जानते उसके अंदर क्या क्या होता है या कैसे होता है। उसी तरह धर्म के अंदर भी हम नहीं जानते, तो इसीलिए उन्होंने इसका जो उदाहरण हमारे सामने लिया है।
जिस प्रकार कुछ धर्माचार्य लोग ही धर्म के रहस्यों को अपना अधिकार मानते हैं और समाज के अधिकांश लोगों को गूढ़ रहस्य से दूर रखने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य घड़ी देखने के बाद उसकी मरम्मत की आवश्यकता को नजरअंदाज करता है। मतलब हम जान ही नहीं सकते कि भाई हम कैसे इसको देखें, समझें, क्या करें, उसे वह घड़ी साज का काम मानता है। यानी कि भाई हम घड़ी देखना तो सीख गए हैं, लेकिन इसको हम खोल के इसके अंदर का काम हम नहीं सीख सकते। ये काम किसका है? घड़ी साज का है। लेखक का मानना है कि हमें केवल घड़ी देखना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे खोलकर ठीक करने का तरीका भी जानना चाहिए। अब जैसे कुछ चीजें होती हैं, हम जानते हैं ना कि भाई इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैसे टाइम सही करेंगे या इसकी बैटरी कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत तो इनिशियल हमें आता है ना, तो वो सभी को आना चाहिए, बल्कि उसे खोलकर ठीक करने का तरीका भी जानना चाहिए। यदि हम धर्म के बाह्य तत्वों और धर्माचार्यों के उपदेशों को आंख बंद कर कर मानते रहे तो वो हमारा भला नहीं होगा। इसके लिए हमें धर्म के रहस्य अर्थात घड़ी के पुर्जों की भी जानकारी होनी चाहिए। धर्माचार्यों द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर आंखें मूंद कर नहीं चलना चाहिए, स्वयं भी उस पर विचार करना चाहिए। मतलब हमें भी जानना चाहिए कि जो वो बता रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, और उसको वेरीफाई करने के लिए भाई हमें धर्म के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। इसलिए हर चीज को आंख बंद कर हमें नहीं करना है, हमें उसके बारे में भी जानकारी एकत्र करनी है। यानी कि जैसे हम घड़ी पहन लें तो बस ठीक है, नहीं, पहनना क्यों है भाई, तुम उसको देखना, टाइम देखना सीखो, उसमें चाबी देना सीखो, उसके टाइम को आगे पीछे एडजस्ट करना सीखो, उसकी बैटरी चेंज करना सीखो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए। सिर्फ घड़ी पहन लेने से ही सारी बात हल नहीं हो जाती है। तो इस प्रश्न के साथ हमारे ये 10 साल के प्रश्न इस चैप्टर से कैसे पूछे गए थे हमने आपको बता दिए। अभी और भी चैप्टर हम आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं और साथ साथ हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते रहेंगे चैप्टर वाइज। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।